देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पूछा है, बहुत सारे बच्चों ने यूट्यूब पे भी पूछा है और व्हाट्सएप पे भी और इंस्टाग्राम पे भी पूछते हैं कि सर हमें होम स्ट्रेटजी का प्लानर कैसा होना चाहिए। यानी कि हम घर पे पढ़ाई लिखाई कैसे करें जिससे हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाए। या फिर हमसे उन्होंने पूछा है कि मान लीजिए सर कि हम टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें घर पे जिससे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिले, जिससे हमारा परफॉर्मेंस हो, जिससे हमारा इम्प्रूवमेंट हो। और भी बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर जैसे क्या होता ना कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता, हमें आता सब कुछ है लेकिन हम ब्लैंक हो जाते हैं, हम अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते, हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है या बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इन्हीं सब बातों को कैसे एलिमिनेट करना है आज की वीडियो में हम इसे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो परफॉर्मेंस बढ़ाने का या फिर नॉलेज बढ़ाने का या फिर मार्क्स बढ़ाने का या फिर कहने का मतलब कुछ ना कुछ डेवलप करने का अपने अंदर सबसे बेस्ट तरीका होता है होम स्टडी प्लानर। यानी कि क्लास में जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं या फिर जो भी फैकल्टीज आपको पढ़ाते हैं वो पढ़ लेते हो, वहाँ सवाल कर लेते हो, समझ में आ जाता है। लेकिन घर पे जाने के बाद आप प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हो। आपका जो कंटेंट है, जो क्लास नोट्स है, उस पर काम कैसे करना है, जो मॉड्यूल है उसके क्वेश्चंस को कैसे अटेंड करना है, या कोई पुराना टेस्ट पेपर हो तो उसे कैसे अटेंड करना है। सबसे पहले होता है कि हम घर पे यानी कि अपने घर पे जो हम पढ़ाई करते हैं ना, उनमें हम टाइम कितना दें। तो अगर आप IIT JEE के लिए प्रिपरेशन करो तो आपको कम से कम घर पे 6 घंटे पढ़ने चाहिए। 6 घंटे मतलब 6 आवर, जिसमें से 2 आवर आपका फिजिक्स होना चाहिए, 2 आवर मैथ होना चाहिए, 2 आवर केमिस्ट्री होनी चाहिए। ये बात बहुत कंपलसरी है। इसके बाद अगर आपको लगता है किसी सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा कमांड है या आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है तो उसको पढ़ो एक्स्ट्रा टाइम दे करके। मिनिमम 6 घंटे, मैक्सिमम आप जितना पढ़ सकते हो। अगर आप IIT JEE का प्रिपरेशन करते हो, अगर नीट करते हो तो भी यही करना है। 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे बायोलॉजी। इसके बाद जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो वो करो एक्स्ट्रा टाइम में। अगर आप और किसी एग्ज़ाम का जैसे मेंस का, एडवांस का करते हो तो 6 घंटे तो पढ़ना है। अब मान लो किसी और का एग्ज़ाम का करते हो जैसे CET हो गया या फिर UPT हो गया तो आप थोड़ा सा टाइम को कम भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब इसमें देखो क्या होता है कि हम घर पे जो पढ़ाई करते हैं ना वो कैसे करते हैं। हम सवाल लगाते हैं, फटाफट सवाल लगाते हैं, नहीं आता है डिमोटिवेट होकर के बैठ जाते हैं। वैसा नहीं करना है। इसमें मैं कुछ प्लानर्स बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो स्टार्टिंग के 2 घंटे आप निकालोगे फिजिक्स पढ़ने के लिए, उसमें सबसे पहले आपको 30 मिनट क्या करना है, उसी दिन जो क्लास में टीचर्स आपको पढ़ाए हैं, क्लास नोट्स जो आपको उस डेट में पढ़ाया गया, उस क्लास नोट्स को बारीकी से पढ़ना है। और टीचर्स ने क्लास नोट्स में जो सवाल करा रखा है उसी सवाल को फिर से करना है। और जहाँ पर भी तुम्हें प्रॉब्लम आएगी वहाँ पे क्लास नोट्स को ओपन करके देख लेना है। सबसे पहला स्ट्रेटजी यही करना है, क्लास नोट्स के सारे कॉन्सेप्ट्स और क्लास नोट्स के सारे प्रॉब्लम्स खुद ही करना है विद इन 30 मिनट जो क्लास में आपको पढ़ाया गया है। रिवीजन करने का तरीका ये है, ठीक ना, बहुत डीप में। इसके बाद 1 आवर 30 मिनट, अगले 1 घंटे 30 मिनट तक आपको क्या करना है। अगले 1 घंटे 30 मिनट तक टीचर ने या फैकल्टी ने जो आपको दिया है होमवर्क, चाहे वो स्टेप 1 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 3 का हो, यानी कि JEE मेंस लेवल, एडवांस लेवल या फिर नीट लेवल, किसी भी लेवल का हो, अगले 30 मिनट तक आपको उन सारे क्वेश्चन को करना है जो होमवर्क आपको दिया है। वैसे 25-30 क्वेश्चन ही दिए जाते हैं पर डे, तो 25-30 क्वेश्चन को 1 घंटे 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटे में आपको पर डे करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नोट्स पढ़ने की जो स्ट्रेटजी है ना वो क्या है, थोड़ा इसे समझे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होता है, वो इधर वीडियो देखते, उधर वीडियो देखते, बुक्स पढ़ते, ये पढ़ते, वो पढ़ते, लेकिन वो टीचर्स के क्लास नोट्स को इग्नोर करते हैं। जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, जो क्लास नोट्स आपको दिया जा रहा है, वो हाई क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस है, उसको सब कुछ आता है, तो इसका मतलब वो नोट्स बहुत अच्छा करवाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले नोट्स में आप उन सभी कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ोगे जो कॉन्सेप्ट टीचर्स के द्वारा क्लास में एक्सप्लेन किया गया है। सेम डे या हद से ज़्यादा होना चाहिए, 1 डे अंतर होना चाहिए, गैप होना चाहिए बस। सेकंड में क्या करोगे, जब भी तुम नोट्स को रीड करोगे तो मान लो एक कोई क्वेश्चंस आप रीड करो तो उसके कैलकुलेशन के हर एक पॉइंट को देखोगे। ऐसा नहीं है कि तुमने 2 लाइन पहले देख लिया फिर तीसरा लाइन आपको आता है उसके बाद स्किप कर दो क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। अगर आप फंसते हो कहीं पर क्वेश्चन बनाते समय तो क्लास नोट्स के सलूशन की हर एक लाइन को बहुत बारीकी से देखना है। क्योंकि क्या होता है, आपको फिजिक्स तो कभी कभी आ जाती है लेकिन कैलकुलेशन यानी कि बेसिक मैथ्स ना आने के कारण प्रॉब्लम आ जाता है। तो जब आप क्लास नोट्स की प्रॉब्लम को बहुत बारीकी से 1 बाय 1 देखोगे तो यकीनन आपको कैलकुलेशन भी सीख जाओगे। दूसरी बात ये है
ठीक ना। अब इसके बाद तीसरी बात क्या है, देखो, जब भी आप क्लास नोट्स का रिवीजन करो, यानी कि आप क्लास नोट्स पढ़ो, क्लास नोट के सवाल लगाओ, तो आपके दिमाग में मेंटली रूप से ये फिट होना चाहिए कि इस टाइम पर सर क्या बोल रहे थे क्लास में, कैसे सिखा रहे थे, क्या बता रहे थे, इस कॉन्सेप्ट को समझने का तरीका क्या बता रहे थे। ये चीज़ें आप अपने दिमाग में लाने की कोशिश करो। कब? जब आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो तब। अगर ऐसा करोगे तो इससे क्या होता है, हमें टीचर्स की या फैकल्टी की एग्जैक्ट बातें जब याद रहती हैं तो हमें रिवीजन में बड़ी आसानी होती है और हमें कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत आसानी होती है। तो ये 3 चीज़ जो है आपको घर पे करना ही करना है ड्यूरिंग रिवीजन ऑफ द क्लास नोट्स, तब जाकर के आप अच्छे से क्लास नोट्स का रिवीजन कर पाओगे। अब इसमें सेकंड बात आती है बच्चों, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है ना कि टाइम की कमी की वजह से, बहुत सारे बच्चे टाइम की कमी की, तो क्योंकि देखो, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है बच्चों टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो 1.5 घंटे में जो हमें सवाल लगाने हैं, जो होमवर्क करने हैं, अगर हम उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो एक क्वेश्चन में भी 1.5 घंटे ख़त्म कर सकते हैं या 40 क्वेश्चन में भी 1.5 घंटे ख़त्म कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। देखो, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली बात ये देखो, पहली बात, जब भी आप सवाल को या होमवर्क को, मॉड्यूल को सॉल्व करने जाओ तो आप सबसे पहले पहली बात, जब भी आप मॉड्यूल के सवाल को, क्वेश्चंस को या होमवर्क सॉल्व करने जाओ तो अपने दिमाग में मेंटली रूप से ये फिट कर लो कि हम जो सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। क्योंकि जब ऐसा फिट कर लोगे तो आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा 2 मिनट के अंदर ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर मेंस का है और नीट का है तो 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। तो ये जो मेंटल प्रेशर है ये तुम्हारे कैलकुलेशन स्पीड को कहीं ना कहीं फास्ट कर देगा और तुम्हारे स्पीड को सेल्फ डेवलपमेंट कर देगा और कॉन्सेप्ट लर्निंग का जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा डर की वजह से। तो सबसे पहले ये समझो कि जो क्वेश्चन, जो होमवर्क आप घर पे करोगे, ये समझ लेना कि ये जो है ना, ये जो है हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। जब एग्ज़ाम दोगे तो आपका टारगेट यही रहेगा 1 घंटे में 30 क्वेश्चन, अगर नीट का है तो 1 घंटे 45 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही करने। तो ये चीज़ें ज़रूरी है और इससे बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि एग्ज़ाम देने की एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपका चैप्टर वाइज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट वाइज हो जाएगा। तो जब चैप्टर वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज एक एग्ज़ाम देने की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो यकीनन एग्ज़ाम में आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाओगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस एक बहुत बड़ी चीज़ है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस होगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, देखो, अगर मान लो आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया लेकिन वो नहीं आ रहा, उसके मैथ में प्रॉब्लम्स आ रही बहुत ज़्यादा या क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो उस क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम मत दो, तुरंत उस पर स्किप कर दो, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाओ। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हमारा दिमाग ऐसे जोन में चला जाता है कि हमारे सामने सोल्यूशन आता है, सब कुछ लिखा रहता है, या हम उसे लिख भी दें तो भी हमारा माइंड उसको कैप्चर करने के लिए रेडी नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप 10 क्वेश्चन का टाइम एक क्वेश्चन पे बर्बाद करोगे तो एक तरह का बेवकूफ़ी है। तो जो क्वेश्चंस आपको लगता है टफ है उसे स्किप कर दो। इसके बाद जो क्वेश्चंस आपको लगता है इजी है उन क्वेश्चन को कैप्चर करो। 3 फेज में क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना। सबसे पहले वो क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना जो इजी हो, कंसेप्चुअल हो, लेकिन कैलकुलेटिव ना हो। ऐसे क्वेश्चन 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, 30 सेकंड में बन जाते हैं। जब इनको एक बार अटेम्प्ट कर लेना, फिर पेपर के उन क्वेश्चंस को करना जो क्वेश्चन एवरेज हो, यानी कि कम कैलकुलेशन में काम चल जाए, नंबर आ जाए। इसके बाद जो है आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे जो क्वेश्चन टफ हो, और ये सारा काम आपको 1.5 घंटे में ही करना है, यानी कि इससे ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। तो पहले सबसे इजीएस्ट प्रॉब्लम, इसके बाद आपको एवरेज टफेस्ट प्रॉब्लम, इसके बाद हार्डेस्ट प्रॉब्लम किसी भी पेपर से या ड्यूरिंग होमवर्क जब आप घर पे सॉल्व कर रहे हो तब ये कॉन्सेप्ट को अपनाना है। इससे क्या होता है, आपका एग्ज़ाम के साथ साथ मेंटल पावर भी बढ़ जाता है कि हाँ हम कर सकते हो, और जब मेंटल पावर बढ़ेगा ना तभी आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाओगे। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक ना। अब बड़े ध्यान से देखो, अब मान लो आपने 1.5 घंटे में 30 प्रॉब्लम दिया गया था, उसमें से 22 प्रॉब्लम हो गया, तो जो 8 प्रॉब्लम बचे उन 8 प्रॉब्लम को एक बार फिर ट्राई करो, या अगले दिन ट्राई करो, या इंस्टीट्यूट में बैठ करके ट्राई करो, या चलते हुए कभी सोचो, अपने दिमाग में सोचते रहो। बस में, कार में, ट्रैवल में, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप सीट पर बैठे हो कंफर्टेबल जोन में, तो आप सोचते रहो कि हमें ये प्रॉब्लम हमारा फंस गया था, इसे हम कैसे करेंगे। बहुत मेहनत करने के बाद अगर नहीं आता है तो आप उसे फैकल्टी से पूछो, टीचर से पूछो, या फिर
कहीं से भी आप सीख सकते हो, बट ज़्यादातर बेहतर है फैकल्टी से, टीचर से कांटेक्ट करो, पूछो। क्योंकि जब आप पूछोगे ना, जैसे आप यूट्यूब पे, इंटरनेट वगैरह देखते हो, इससे क्या होता है कि आप वही प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सोल्यूशन देख पाते हो। लेकिन जब आप वही फैकल्टी से जाकर के पूछोगे, ऑफलाइन आकर के पूछोगे अपने टीचर से, तो उसी प्रॉब्लम को 10 तरीके से बताएगा, उसी प्रॉब्लम को 10 तरीके से सिखाएगा आपको, और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है उन सारी बातों को बहुत डिटेल में सिखाएगा। तो ये चीज़ें हैं कि आपको डाउट हर हालत में पूछना ही है और पर डे पूछना है। बेस्ट परफॉर्मेंस की सबसे पहली निशानी है डाउट सॉल्विंग, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसमें नेक्स्ट स्ट्रेटजी आती है कि प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करें, यानी कि हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करें जो हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन के हो, चाहे वो होमवर्क हो, ठीक ना। तो सबसे पहले देखो, होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज जो होता है एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हमें किसी लैंग्वेज का ज्ञान नहीं है ना, तो हम उसके मीनिंग को प्रॉपर डिकोड नहीं कर पाएंगे, और अगर हम प्रॉपर डिकोड नहीं कर पाएंगे तो हम मीनिंग का गलत मतलब निकाल लेते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे, चाहे एग्ज़ाम में हो, चाहे होम स्टडी हो, जब वो क्वेश्चन को रीड करते हैं तो उनको एक बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि चलो हम थोड़ा सा पढ़ लिए, समझ में आ गया। ये गलत है। उनके क्वेश्चंस के हर एक वर्ड को बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए, बहुत बारीकी से पढ़ करके उसका मतलब निकालना चाहिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी होना चाहिए, तब जाकर के उनका बेस्ट परफॉर्मेंस हो पाएगा। तो सबसे पहला स्ट्रेटजी ये है क्वेश्चन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चंस को बहुत बारीकी से रीड करना होगा आपको, और उसके मतलब को समझना होगा कि क्या दिया है, क्या कह रहा है, यानी कि उनका क्वेश्चन क्या है और उनका डिमांड क्या है, वो मांगना क्या है, यानी कि क्या हमसे चाहते हैं, आंसर्स क्या लाना है, उन्होंने दिया क्या है। सबसे पहला पॉइंट ये, इसे समझना चाहिए क्वेश्चंस को पढ़ करके। इसके बाद आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना चाहिए, उस चैप्टर के बारे में सोचना चाहिए जहाँ से वो प्रॉब्लम रिलेटेड है। जैसे मान लो रोटेशनल मोशन का कोई सवाल है, तो क्वेश्चन पढ़ के आइडिया लग जाता है कि ये सवाल रोटेशनल मोशन का है। तो इसके बाद आपको रोटेशनल मोशन के उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना चाहिए या अप्लाई करने की कोशिश करना चाहिए जो इस प्रॉब्लम में लग सकता है। तो सबसे सेकंड स्टेप क्या है, आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना चाहिए जिस पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक ना। अब इसके बाद थर्ड स्टेप इसमें है कि जब आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, कॉन्सेप्ट अप्लाई करके उसको इक्वेशन बनाओ, उसे सॉल्व करो, कैलकुलेट करो। बट ध्यान रखना, कैलकुलेशन में आपको बिल्कुल टाइम नहीं, कैलकुलेशन आपको अटेंशन बिल्कुल दूर नहीं करना। जब भी आप कैलकुलेशन करो तो आपका पूरा फोकस, पूरा अटेंशन आपको प्रॉब्लम पर, सोल्यूशन पर होना चाहिए, कैसे सॉल्व कर रहे हो। नहीं तो प्लस माइनस का गलती होने से भी नंबर ख़त्म हो जाते हैं, या दशमलव इधर उधर हुआ तो सब कुछ खत्म हो गया। अब मान लो 0.34 लिखना, 0.35 गलती से लिख दिया तो ख़त्म हो गया, आपको माइनस नंबर मिल जाएंगे। तो कैलकुलेशन के टाइम आपका पूरा फोकस, पूरा अटेंशन आपके पेन और जो लिख रहे हो इस पे, और जो सोच रहे हो इस पे होना चाहिए, कुछ भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब इसके बाद देखो, कैलकुलेशन करने के भी कुछ स्ट्रेटजी होते हैं। अब ये कैसे होते हैं थोड़ा समझना। ये जो लास्ट स्टेप है ये आपको बहुत कॉन्फिडेंट देगा। देखो क्या होता है, सबसे पहले जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो जो बहुत छोटे क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए हमें ट्राई करना चाहिए कि पेन और पेपर ना उठाना पड़े, चाहे वो एग्ज़ाम में हो, चाहे वो होम स्टडी हो। क्योंकि जब छोटे क्वेश्चंस के लिए हमें पेन और पेपर उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी आदत डालोगे, ऐसी प्रैक्टिस करोगे, तो बड़े क्वेश्चंस के लिए आपको कम टाइम लगेगा, यकीनन ये बात सही है। तो जब भी आप घर पे प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो जो छोटे क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं, छोटे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस होते हैं, कोशिश करो उन क्वेश्चंस में टाइम ना जाए और उन क्वेश्चंस के लिए आपको पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े। यानी कि अपने दिमाग में सोचो, दिमाग में कैलकुलेट करो, दिमाग से आंसर दो। ऐसी प्रैक्टिस करोगे तब आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो जाओगे। इवन मैंने भी ये काम बहुत किया है, तब जा कर के कहीं ऐसा होता है कि हम दिमाग से सोच करके आंसर्स दे सकते हैं। पहला स्टेप ये होना चाहिए। अगर मान लो कैलकुलेशन बहुत लॉन्ग है, बहुत बड़ा है, तो यकीनन आपको पेन और पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। क्योंकि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस को आप पेन और पेपर नहीं यूज़ करेंगे, दिमाग से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो 2-4 स्टेप तो आप सोच लेंगे, 5वें-6वें स्टेप में जाते जाते पहले 2-4 स्टेप भूलने लगते हैं, और अगर कन्फ्यूजिंग एक बार आ गया तो टाइम बर्बाद होता जाएगा। तो इससे अच्छा है बड़े क्वेश्चंस को सोल्यूशन के लिए आप पेन और पेपर का इस्तेमाल कर लो। अब जब भी तुम कैलकुलेट कर रहे हो आंसर निकालने के लिए, तो आपका पूरा अटेंशन, पूरा फोकस आपके सोल्यूशन पे होना चाहिए, पेन और पेपर पे। आप लिख क्या करो, दिमाग में चल क्या रहा है। ऐसा अगर थोड़ा सा भी डिस्बैलेंस हुआ, ये चीज़ें नहीं आना चाहिए, भाई उनका घर वहाँ है,
या वो लड़का वहाँ पे मैच खेलता है, या धोनी ने क्या बोला, या कोई और ने क्या किया, ये सब नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है ना डिस्ट्रक्शन है, आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में डिस्ट्रक्शन है, वो ख़राब कर देगा, आपका परफॉर्मेंस ख़राब कर देगा। तो आपका कॉन्फिडेंट और अटेंशन सब कुछ होना चाहिए। अब अगर मान लो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स जो बहुत बड़े हैं, तूने छोड़ देना, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है 3 फेज में कि कैसे कैसे आपको बनाना है, ठीक ना। इसके बाद इन सारे स्ट्रेटजी जो हमने बताया है, अगर इन सारे स्टेप्स को आप फॉलो करोगे तो यकीनन आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो एक बार इन स्ट्रेटजी को फॉलो करके देखो, थोड़ा सा इनको 1 महीने 2 महीने 4 महीने फॉलो करके देखो, स्टेप्स को फॉलो करके देखो, यकीनन आपके अंदर सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा तुम खुद महसूस करोगे, खुद फील करोगे। चलो सभी को बाय।